जी डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस किया था। आज जो है अभी इस लेक्चर में हम 6 डिस्कस करते हैं। ये मैंने इसके अलग रिकॉर्डेड 2 सेशन रखें ताकि क्योंकि सम टाइम जो है इसमें एक में अगर अंडरस्टैंडिंग ना हो तो हम दूसरे को सेपरेटली देख सकते हैं कि अगर एक में मसला आ जाए तो दूसरे का मैं सेपरेट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसमें हम 6 को देखते हैं कि कंप्यूट डायरेक्टली द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यूनिट मास एट ए पॉइंट एक्सटीरियर टू होमोजेनियस स्फीयर ऑफ मैटर। ये कहते हैं कि हमारे पास कोई होमोजेनियस स्फीयर है, ठीक है, और उसमें कुछ बायर मास m लाई कर रहा है, तो वो कहते हैं उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगेगी, ये ज़रा आप फाइंड करके दे दें। तो पहली बात तो ये है कि जो हमारे पास जो सिमेट्री है उससे हम कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक लेंगे, सिलेक्शन करेंगे। हमारे पास स्फेरिकल सिमेट्री है तो हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, जो कि जैसे आप r, थीटा एंड फी, जो कि हमें पता है किस तरीके से कि हमारे पास एक पॉइंट, हम एक एलिमेंट्स लेंगे जो हमारे पास होमोजेनियस स्फीयर है, उसका वॉल्यूम आपके पास क्या जैसे होता है r² dr d थीटा एंड d फी होता है। ये क्या है, d थीटा लाइक है, और थीटा कौन सा है आपको पता है, ये cos ऑफ थीटा होता है। यहाँ पे r² dr d थीटा एंड d फी। आप अगर cos थीटा से कंफ्यूज हैं तो जस्ट आप इसको d थीटा भी करते रहें, कोई मसला नहीं है। तो ये हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका ये वॉल्यूम है, एलिमेंटल जो हमने संभाल, ये एक फोर्स लगा रही है। फिर इसकी वजह से देख लेते हैं, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं ओवर दी होल वॉल्यूम। ये हमारे पास स्मॉल एलिमेंट जिसका यहाँ से किसी पॉइंट P पे, जो कि आउटसाइड मैस m पड़ा है, ठीक है, ये इसका एंगल z एक्सिस के साथ थीटा है, ये r रेडियस है, और इस मैस का जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ पे कौन सा एंगल बना रहा है, फ्री एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, जैसे हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट को डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो। और ये जो ये एंगल बन रहा है हमारे जो फील्ड पॉइंट है सोर्स पॉइंट के साथ, कौन सा एंगल बन रहा है, ये अल्फा एंगल बन रहा है, ठीक है। यहाँ से आप अगर नजर आए तो पहली बात तो यह कि अगर ये इसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इस पॉइंट पे कितना लगे, तो हमारे पास जो d इक्वल g यहाँ पे इस तरीके से होता है रो dm ओवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। जिस तरीके से आप लिखते हैं g इज इक्वल टू g रो एंड इस तरीके से dm ओवर जो हमारे पास डिस्टेंस होता है जिसमें हो है, तो g रो की जगह हमने रो लिख लिया, dm की जगह हम क्या लिखेंगे, या d टा की जगह ये हमारे पास r² dr d थीटा एंड d फी हो जाएगा। और ये देखें आपके पास कौन सा बाकी एक अगर यहाँ से फोर्स लग रही है तो एक यहाँ से एक दूसरा एलिमेंट्स होगा वो इधर से फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो आपको पता है एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है और एक कंपोनेंट रह जाएगा, एक कंपोनेंट इधर से एक कंपोनेंट इधर से। तो ये जो साइन वाले कंपोनेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे और जो काज वाले हैं वो क्या हैं, सर्वाइव कर जाएंगे, ठीक है। माइनस साइन अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से है। s² हमारे पास ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है, s² है, जिसको अभी भी इंटीग्रेट करेंगे, r² dr d थीटा d फी एंड cos ऑफ अल्फा, जो कि हमारे पास एक कंपोनेंट सर्वाइव कर रहा है। अब यहाँ से वैसे हमें 2 मल्टीप्लाई करना चाहिए था, यानी कि इस एक कंपोनेंट इधर से आ रहा है, एक कंपोनेंट इधर से आ रहा है, लेकिन हम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पास ये तो एक ये हाफ है अपर वाला, एक तो लोअर हाफ भी है, ठीक है, तो उसमें भी हमारे पास वो कंट्रीब्यूशन भी आती है। इसके बाद एक चीज़ उसने यहाँ पे एक और की है, अगर मैं ये कैलकुलेशन आपको इसमें यहाँ कर दूँ, ये cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू z माइनस r cos थीटा ओवर s, ठीक है। यहाँ पे जो cos ऑफ अल्फा है ये उसने फाइंड किया है। देखें अगर आप इस r को रिजॉल्व करेंगे 2 कंपोनेंट में, तो एक ये r साइन थीटा बनेगा, ये क्या बनेगा r cos थीटा, r cos ऑफ थीटा, r cos ऑफ थीटा। ये टोटल आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, z है, यहाँ से लेके यहाँ तक z है, और यहाँ तक आपके पास क्या है, r cos थीटा है। तो टोटल में से देखें, इस टोटल z में से आप ये वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे r cos थीटा, तो आप z माइनस r cos थीटा, तो ये आपके पास कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला, ये क्या बन जाएगा, z माइनस r cos थीटा। और cos ऑफ अल्फा क्या होता है, बेस टू हाइपोटेन्यूज। बेस आपके पास क्या है इसमें, ये बेस बन रही है, ये इस ट्राइंगल के लिए देखिए, इस ट्राइंगल की आपके पास बेस क्या बन रहा है, ये वाला बेस बन रहा है, और हाइपोटेन्यूज s बन रहा है। तो cos ऑफ अल्फा इक्वल z माइनस r cos थीटा और s। एक दफ़ा मैं यहाँ पे ये आपको दोबारा बता दूँ ताकि आपको इसमें इशू ना हो।
ये आपने इस आर को दो का, ये जो आर है इसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक आर साइन थीटा ये वाला, और ये वाला क्या होगा आर कास थीटा। टोटल आपको पता है ये टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है जी, हमें ये चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। टोटल हमें पता है ये जी है, ये भी हमें पता है क्या है आर कास थीटा है, तो जी माइनस दिस आर कास थीटा, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा ये। और क्योंकि हमें काज ऑफ अल्फ़ा फाइंड करना है तो अल्फ़ा ये एंगल है, तो काज ऑफ अल्फ़ा आपके पास हो जाएगा बेस दिस ओवर हाइपोटेन्यूज एस, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेटिंग ओवर दी होल। अब हम काज ऑफ अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्फीयर का जो रेडियस है, अगर मैं यहाँ पे इसमें देख लूँ जी हमें फाइंड करना, हम इंटीग्रेट करेंगे, जो हमारे पास वेरिएबल होगा जी काज ऑफ अल्फ़ा की जगह आप ये पुट कर लेंगे। और 0 to a रेडियस हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका मैक्सिमम रेडियस क्या है 0 to a, और जो थीटा की लिमिट्स होती है वो यूजुअली -0 to पाई होती है, या अगर आप इसको डी थीटा किया तो -1 to 1 भी लिख सकते हैं, और फी की लिमिट 0 to 2 पाई होती है, जो कि आपको पता है कि ये इसने डी ऑफ कास थीटा, क्योंकि कास थीटा यहाँ पे अगर कास 0 लिखेंगे तो 0 होता है, वैसे 0 to पाई होता है, लेकिन कास 0 क्या होता है इसमें एक 1 होता है और -1, तो आप इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि एक नेगेटिव साइन भी है। -1 to 1 0 to 2 पाई डी फाई, और आगे जो आपके पास है काज फी काज ऑफ अल्फ़ा की जगह जी माइनस आर कास थीटा और एस एंड अदर कांस्टेंट्स ये। अब नाउ वी कैन ऑब्टेन द इंटीग्रल ऑफ कास थीटा एज फॉलोज, ठीक है। अब वो कहता है कि बाकी तो ठीक है, बाकी जो सवाल इंटीग्रल है, मैं इसको पहले जूम कर लूँ ताकि हमें इसमें इशू ना हो जी। कहते हैं बाकी तो समाल इंटीग्रल है, हमें थीटा वाला जो इंटीग्रल है इसका थोड़ा मसला है, 0 to ये तो डी, ये तो सिर्फ 2 पाई आ जाएगा। इस तरीके से आर स्क्वायर का इंटीग्रल ये r3/3 आ जाएगा, इसका कोई इशू नहीं है। ये -1 to 1 डी इंटू थीटा जी माइनस आर कास थीटा, इस इंटीग्रल को हमने सॉल्व करना है, डी इंटू कास थीटा। तो कहता है कि देखिए अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जी स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा 2g, 2 कॉमन लेने, इसमें इस तरीके से आप इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 आर कास थीटा। ये देखें आर का डेरिवेटिव, यानी इस चीज़ का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस पार्शियल और पार्शियल जी -1 to 1 आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -2 आर जी काज ऑफ थीटा 1/2 डी एफ कास थीटा। जिस चीज़ का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आप जस्ट इसकी पावर में एक ऐड कर लें और जो आंसर आए उसको नीचे डिवाइड कर लें, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है जिसका इंटीग्रल आ गया, हम डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा, इसमें सिर्फ आपके अपर और लोअर लिमिट पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके पास माइनस पार्शियल और पार्शियल जी, और ये -1/r/जी अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे और इसको एक दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लें, ठीक है। क्योंकि आप इसको या ये कर लें कि इसका डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। एक तो ये कर लें, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये चीज़ आपके पास दोबारा आ जाएगी, और फिर मतलब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। एक तो शॉर्ट आंसर ये है। दूसरा ये कि जिस चीज़ का डेरिवेटिव आपके पास ऊपर मौजूद हो तो आप इसकी पावर में क्या कर लेते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको पता है कि इंटीग्रेशन में इसमें पावर एक ऐड हो जाती है और जो पावर बन जाती है उसको नीचे डिवाइड कर लेते हैं। या तो ये मेथड है, या आप फिर इसको जैसे मैंने बताया है कि आप इसको इस डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इट मीन्स आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और फिर माइनस पार्शियल और पार्शियल जी अपर और लोअर लिमिट, इसमें इंटीग्रल जो है डेरिवेटिव, क्योंकि जिस चीज़ का डेरिवेटिव मौजूद है देखिए इसमें, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल और डेरिवेटिव्स। कहते हैं इन अपेंडिक्स E5 वी फाइंड दैट, अगर आप अपेंडिक्स में देखें इक्वेशन जो हमारी पास 5 है तो इसका इंटीग्रल ये है माइनस पार्शियल पार्शियल जी -1/r² -2 आर जी काज ऑफ थीटा एंड डी। ये आपके पास अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे आप इसमें। अब इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले आप 1 पुट करेंगे जी की जगह, अगर आप देखें क्योंकि डी इसमें देखिए आप r प्लस अपर +1 और फिर -1, तो ये आपके पास बन जाएगा 2/g माइनस पार्शियल पार्शियल जी एज इट, तो ये 2/g² बन जाएगा। अब ये जो आपके पास इंटीग्रल था ये सारी की जगह आप क्या लिखेंगे, ये 2/g² और यहाँ पे पुट कर लेंगे। बाकी कांस्टेंट को इस तरीके से बाहर इंटीग्रेट, जैसे मैंने कहा r² का इंटीग्रल आपको पता है
और फी का इंटीग्रल 2 पाई भी पता है, तो ये आपके पास यहाँ से सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा दिस -4π3a³ रो ओवर जी स्क्वायर, जबकि वो कहता है कि 4/3πa³ इज़ इक्वल टू मास ऑफ द स्फीयर, क्योंकि डेंसिटी इनटू वॉल्यूम क्या होता है, वो तो मास होता है, तो वो कहते हैं हम इसको m से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ग्रेविटेशनल जो फील्ड है उसकी वैल्यूज़ आपके पास आ जाएगी, और फिर इसको आप मैथ से मल्टीप्लाई करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ जाएगी। तो ये इसमें सिर्फ मैथमेटिकल इंटीग्रल की ट्रिक्स आपने यूज़ करनी है, बाकी इसमें कोई इशू नहीं है। तो इसको मैं सेपरेटली सेव कर लेता हूँ ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर सकें।